स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि हेल्थ सर्विसेज को दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दूसरा है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। लेकिन उससे पहले यहाँ साइड पे एक बॉक्स दिया गया है, अगर आप देखें तो, जिसमें टैक्सेस के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना पड़ता है या क्यों देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट टैक्स के रूप में जो पैसा लेती है उसे लोगों के फ़ायदे के लिए पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में खर्च करती है। डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज़ एट्सेट्रा जो है, कुछ ऐसी पब्लिक सर्विसेज हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ इन सर्विसेज की व्यवस्था जो है वो खुद सिटीज़न जो है वो नहीं कर सकता। जो नागरिक होते हैं वो खुद इन चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट करती है। टैक्सेस से ही कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जैसे यहाँ पे दी गई हैं। एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो हैं, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को फ़ायदा मिलता है। टैक्सेस के रूप में जो पैसा लिया जाता है उसका इस्तेमाल कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामीज़ हो गए, तो ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। तो इन मामलों में भी रिलीफ यानी राहत और रिहैबिलिटेशन, इसका मतलब होता है पुनर्वास, तो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस पैसे का? जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। स्पेस, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को भी टैक्सेस के द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है उसी पैसे से चलाया जाता है। गवर्नमेंट ख़ास तौर से गरीबों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो वो बाज़ार से नहीं ख़रीद पाते। इसकी एक एग्जांपल है हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या आप ऐसी कोई दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की एक चेन है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। ये सेंटर्स और हॉस्पिटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी गाँवों दोनों ही एरियाज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सभी बीमारियों, फिर चाहे वो आम बीमारी हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो, सभी की ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। विलेज लेवल पे एक हेल्थ केयर सेंटर होता है जहां अक्सर एक नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। इन्हें आम बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है उनके डॉक्टर्स की निगरानी में ही काम करते हैं। विलेज लेवल पे ऐसा हेल्थ सेंटर कई सारे दूसरे विलेजेस की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि गाँवों के हेल्थ सेंटर्स को भी सुपरवाइज करता है। बड़े शहरों में कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था जो हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, और ऐसे भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स थे जिनका जिक्र हाकिम शेख की स्टोरी में हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इन हेल्थ सर्विसेज को कई सारे कारणों से पब्लिक कहा जाता है। यहाँ वर्ड देखेंगे आप, पब्लिक यानी सार्वजनिक, जो सबके लिए होती हैं सर्विसेज। सो इन सर्विसेज को कई सारे कारणों के कारण हम पब्लिक कहते हैं। गवर्नमेंट ने सभी नागरिकों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही ये सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं।
इन सर्विसेज को चलाने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है जो लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में देते हैं, इसलिए ये सर्विसेज सबके लिए हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी पहलू है कि इसका मकसद अच्छी हेल्थ सर्विसेज यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त या बहुत कम कीमत पे देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। हेल्थ सर्विसेज का दूसरा ज़रूरी काम है बीमारियों, जैसे यहाँ पे आप कुछ बीमारियाँ देखेंगे, टीबी है, मलेरिया है, जॉइंटिस है, कॉलरा है। तो अगले पेज पे देखेंगे डायरिया है, चिकनगुनिया है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इनको फैलने से रोकना भी काम जो है वो किसका है, इन हेल्थ सर्विसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, नहीं तो ये असफल हो जाते हैं, नहीं तो ये इतने फेल हो जाते हैं। ये सारे जो हैं, ये जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की कॉपरेशन से ही काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया के सभी लोग अपने कूलर्स और घर की छतों पे पानी इकट्ठा ना होने दें। इसके बाद देखेंगे हाकिम शेख के केस के दोबारा याद कीजिए। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ना हाकिम शेख की, तो उस स्टोरी को अगर आप याद करें तो क्या आप जानना चाहोगे कि उनका जो कोर्ट केस किया था उन्होंने, उसमें कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो लोगों के भले के लिए काम करे और हेल्थ केयर की सभी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कराए। गवर्नमेंट को हर किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ की रक्षा करनी है। कोर्ट ने कहा कि हाकिम शेख को जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अगर कोई हॉस्पिटल टाइम पे व्यक्ति को इलाज नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो मरीज़ को ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज दे, जिसमें इमरजेंसी की हालत में दी जाने वाली ट्रीटमेंट भी शामिल हो। हॉस्पिटल्स और उनके मेडिकल स्टाफ को ज़रूरी इलाज देने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया कि वो हाकिम शेख के इलाज पे खर्च हुए सारे पैसे उन्हें वापस दे। तो इस तरीके से उनकी जो कोर्ट ने उनको ये फैसला सुनाया था उनके हक़ में। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। हमारे देश में कई तरह की प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरियाज़ यानी जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे आप RMPs, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो वो मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज़ यानी शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं जिनमें से बहुत से स्पेशलाइज्ड यानी ख़ास तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये सारे वो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं जो प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं जो टेस्ट करती हैं और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि एक्सरे है, यहाँ देखेंगे आप एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी जो हैं ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ ख़रीद सकते हैं। अगले पेज पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि आज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हॉस्पिटल्स चलाती हैं। कुछ कंपनीज़ तो दवाइयों को बनाने और बेचने भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवा और समानता।
क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। हम आज अपने देश में ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी हालत का सामना कर रहे हैं जहां प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही हैं मगर पब्लिक सर्विसेज जो है वैसी की वैसी ही हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है। ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी हालत में लोगों को ज़्यादातर प्राइवेट सर्विसेज ही मिल पाती हैं। ये सारी सर्विसेज शहरी इलाकों में पाई जाती हैं। इन सर्विसेज की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और दवाइयाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और बहुत से लोग इतनी महंगी दवाइयाँ जो हैं उनको ख़रीद नहीं पाते हैं। और जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कुछ प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर ऐसे कामों को बढ़ावा देती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके जो हैं वो उपलब्ध होने पर भी उनके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अक्सर देखा जाता है कि कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, सेलाइन वगैरह जो है उसकी सलाह देते हैं, जबकि हम साधारण इलाज जो है उसके लिए वो भी पॉसिबल है। उसके बाद देखेंगे आगे। सच ये है कि पॉपुलेशन के 20% लोग ही बीमारी के दौरान ज़रूरी दवाइयों को ख़रीदने में सक्षम होते हैं। वो लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवाइयों से संबंधित खर्चों को उठाने में मुश्किल का सामना करते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि लोग हॉस्पिटल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण एडमिट होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे जो हैं वो उधार लेते हैं या फिर अपनी कुछ जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी जो है वो चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे हालात बार बार आते हैं। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार होते हैं। ये परिवार उतना खाना नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें तो रोज़मर्रा की आम ज़रूरतें जैसे कि साफ़ पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह और साफ़ वातावरण जो है वो भी नहीं मिल पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। बीमारी पर होने वाले जो खर्चे हैं उनसे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कभी कभी सिर्फ पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज देने में रुकावट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो औरतों को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी इलाकों में हेल्थ सेंटर्स कम हैं और वो भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी नहीं होती। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन, यानी क्या किया जा सकता है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में लोगों की हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सभी नागरिकों को, स्पेशली गरीबों और सुविधाहीनों को अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रदान करें। फिर भी लोगों की जो हेल्थ है, जितनी बेसिक एमेनिटीज़ यानी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं ना और सोशल कंडीशंस पे डिपेंड है, उतनी ही हेल्थ सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड होती है। इसलिए लोगों की हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए दोनों चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करना पॉसिबल है। अब आप अगले पेज पे दी गई एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे दी गई है एक एग्जाम्पल, दी केरला एक्सपीरियंस। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि 1996 में केरला की जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी स्टेट में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए। स्टेट के पूरे बजट का 40% पंचायत्स को दे दिया गया। इससे पंचायत्स अपनी ज़रूरतों को प्लान करके उन्हें पूरा कर सकती थी। इससे गांव के लिए जो पीने का पानी था या खाना, औरतों की शिक्षा और उनके विकास वगैरह के लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर पाना जो था वो पॉसिबल हो सका। और फिर वाटर सप्लाई स्कीम्स जो थी उनको भी चेक किया गया। स्कूल्स और आंगनवाड़ीज़ के जो काम थे उनको भी देखा गया, उनको भी चेक किया गया
और गांव की काफ़ी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर्स में सुधार किया गया। इन सभी कामों से सिचुएशन में काफ़ी सुधार आया। इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल्स में प्रॉपर बेड्स की कमी और पर्याप्त डॉक्टर्स की कमी होना वगैरह। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की ज़रूरत है। आइए अब हम एक दूसरे देश की एग्जाम्पल देखते हैं और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे उनकी अप्रोच को जानें। अब हम पढ़ेंगे द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका की सबसे हेल्दी कंट्री माना जाता है। इसका मेन रीज़न है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इसका जो मेन कारण है वो उसमें लिखा गया है। कई सालों पहले कोस्टा रिका जो था, इसने बहुत से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो लिए थे कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे, यानी आर्मी जो है उसको नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पे खर्च किए जाने वाले पैसे को लोगों की शिक्षा, सेहत और दूसरी ज़रूरी जो चीज़ें थी उन पे खर्च करने में मदद मिली। यानी जो सेना पे खर्चा होना था वो उन्होंने कहाँ पे किया खर्चा? वो उन्होंने लोगों की शिक्षा, जो उनकी एजुकेशन थी, हेल्थ पे और जो बाकी ज़रूरी चीज़ें थी उन पे खर्चा किया। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए अपने देशवासियों की हेल्थ पे बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने देश की सभी लोगों को हेल्थ के लिए ज़रूरी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि पीने का साफ़ पानी, सफाई वगैरह हो गई, न्यूट्रिशन होता है पोषण, और हाउसिंग यानी आवास जहाँ पे वो रहते हैं लोग। हेल्थ एजुकेशन को भी बहुत ज़रूरी माना गया है और सभी लेवल्स की जो एजुकेशन है उसमें हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है।